डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन रिसर्च के सेकेंड लेक्चर में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताऊंगा। जो हम आप नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे, जैसे कि यहाँ आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ही समझ लीजिए कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लिखा जा रहा था, तो इस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पर इनइक्वालिटी लगाया गया है, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल b1। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। जब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट देखे थे, तो वहां पर इक्वल साइन भी आया था। इस लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल के अतिरिक्त इक्वल साइन भी आया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारा है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर इक्वल आया था, तो इसी इक्वलिटी साइन के लिए हम आपको बताएंगे। तो इस इक्वलिटी साइन कंस्ट्रेंट्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे इसका। तो सबसे फर्स्ट मेथड होता है कि लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड मेरा कहता है कि इफ द non-linear programming problem is composed of some differentiable objective function and equality constraint positive, optimum value is achieved by the Lagrange's multipliers method। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स और मीन ऑफ जेड को लेते हैं, जो कि इक्वल हो जाता है फंक्शन x1, x2 के लिए। यहाँ पर जो भी हमने एग्जाम्पल को कंसीडर, प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया है, वो जनरल फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं लिया है। अगर यही वेरिएबल x1 to xn तक होता तो वो जनरल फॉर्म हो जाता। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके जनरल फॉर्म को लेकर चेक कर लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ मैक्स और मीन जेड इक्वल्स टू एफ x1, x2, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हो जाएगा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, यहां से होगा g x1, x2 के लिए, जो कि इक्वल हो जाएगा c से, और यहाँ पर x1, x2 हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा 0 से, अर्थात x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होंगे या 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो c है, जब भी हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लेते थे, तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के राइट साइड जो भी होता था वो मेरा कांस्टेंट टर्म होता था। तो इस हिसाब से इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिए हैं वो x1, x2 लिए हैं, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के राइट साइड c है, तो जहाँ पर c मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर c इज कांस्टेंट। तो यहां से हम एज्यूम करेंगे कि एज्यूम दैट f x1, x2 एंड g x1, x2 आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। मतलब जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन f x1, x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो g x1, x2 इक्वल टू c है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 के रिस्पेक्ट में। लेट अस इंट्रोड्यूस अ डिफरेंशिएबल फंक्शन h x1, x2 which is differentiable with respect to x1 and x2 and defined by। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये फंक्शन है, इस फंक्शन में से आप देखेंगे यहाँ पर फंक्शन लिखा है g x1, x2 इक्वल है c के।
इस c को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा g x1 x2 माइनस c, ठीक है, और यही इक्वल हो जाएगा 0 के। और इसी को हम पूरे वैल्यू को हम मान लेंगे h मान लेते हैं x1 x2 के टर्म का। देखिए वही कहा है कि लेट अस इंट्रोड्यूस अ डिफरेंशिएबल फंक्शन h x1 x2, अर्थात इसको हम जब इस टाइप से c को इधर ले लिए और उसे हम h इंट्रोड्यूस कर दिए डिफरेंशिएबल फंक्शन h x1 x2 को, और ये दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2 के केस में। तो यहाँ से g x1 x2 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और यह g x1 x2 इक्वल हो जाएगा इतने का, और यहाँ से आप कह देंगे कि x1 और x2 जो दोनों है वो ग्रेटर आर इक्वल 0 है। तो मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो इस हिसाब से हो जाएगा। Thus the problem can be restated as, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो रीस्टेट क्या कर देगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स और मीन z इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1 x2 के, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो होगा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वो हो जाएगा h x1 x2 इक्वल टू 0 के, और यहाँ पर जो x1 और x2 है वो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जैसे ही हम यहाँ से c को इधर लाएं और उसके इक्वल 0 था तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद h मिला, इसी को हम इंट्रोड्यूस्ड कर दिए h x1 x2 के रूप में। तो मेरा जो फाइनली यहाँ पर इक्वेशन था वो ओवरऑल यहाँ से हमें देखना है कि जब हम लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स फॉर्म में राइट हैंड साइड में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड में हमको 0 करना है h x1 x2 को इंट्रोड्यूस्ड करके, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा लेग्रांजेस मल्टीप्लायर कंडीशन था। अब इस लेग्रांजेस मल्टीप्लायर कंडीशंस का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन। तो यहाँ से आप नेसेसरी कंडीशन देख सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन में बताया गया है इन ऑर्डर टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ से जो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स के बाद का जो टू फाइंड करना है नेसेसरी कंडीशन, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।